नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेदा स्पाइन क्लिनिक, कानपुर, अशोकनगर, उत्तर प्रदेश। आज हमारे साथ एक और मरीज़ हैं, उदिता सिंह, और ये हमारे पास लगभग आए थे 5 अप्रैल के आसपास आए थे। देन उसके बाद में जो है इनकी जो कंप्लेंट्स थी, हेडेक था, अपर बैक पेन था, अपर बैक में, शोल्डर्स में, हार्ट में, वेस्ट साइड में, और स्लिप डिस्क और सर्वाइकल स्पाइन का भी इनको कंप्लेन लग रहा था। लगभग 80% के आसपास जो है दर्द हमेशा रहता था। जिस दिन आए थे उनको 60% के आसपास में दर्द था। सुबह के समय अक्सर दर्द होता था। सुबह के समय में जकड़न भी बहुत ज़्यादा रहती थी। आगे झुकने में और देर तक बैठने में बहुत लंबी समस्याएं हुआ करती थी। जो लंबा समय तक ट्रीटमेंट चला, जिन डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट चला, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी जो है ज़्यादातर आराम प्रीगाबालिन लेने के बाद मिलता था और रेक्सोल लेने के बाद में मिलता था। खैर, जो एंजाइटी डिसऑर्डर का हमारा फॉर्म रहता है उसमें लगभग 10 आउट ऑफ 8 के आसपास जो है पॉजिटिव थे साइन हमारे। इसके अलावा जब तक इनकी रिपोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी कंप्लेंट्स थी। जहाँ तक मुझे याद है, जब उदिता जी हमारे पास में आए थे तब तक हम लोगों को जॉगरन सिंड्रोम के बारे में शायद नहीं जानकारी थी, और जॉगरन सिंड्रोम के अलावा जो है ये आर्थराइटिस का एक रूप है जिसके बारे में भी जानकारी नहीं थी, और एलोपैथी में या वेस्टर्न मेडिकल साइंसेज में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, या एक सिर्फ पेन किलर है, ऐसी भी उनको जानकारी नहीं थी। शायद उसके बाद में जो इनकी रिपोर्ट्स वगैरह हमने देखी, जिसमें कि सर्वाइकल में एनुलर टियर था, जो कि रिपोर्ट इनकी पहले की थी, हमने नहीं करवाई थी, हमारे यहाँ आने से पहले ही था। कंप्लेंट्स में जो दर्द का सीन था वो इतना ज़्यादा था कि वो सर्वाइकल के पेन से और लंबर के पेन जो रेडिएट होते हैं उनसे अलग था। तो डाउट हुआ कि हो सकता है ये आर्थराइटिस हो, इसलिए हमने अपना ANA की रिपोर्ट कराई। जब ANA की रिपोर्ट कराई तो उसमें 2 एंटीबॉडी पॉजिटिव आए। देन उसके बाद का सफ़र जो है उदिता जी थोड़ा सा हमें बताएंगी कि कैसा रहा। थोड़ा उदिता जी आप अपने शब्दों में बताएं कि बीमारी का क्या सफ़र रहा आपका। मैं यहाँ जब आई थी 2 महीने पहले, तब मुझे सर्वाइकल का मेन इशू था, जैसे सर ने बोला, और स्लिप डिस्क नंबर में इशू था। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से मैं बिल्कुल भी बैठ के काम नहीं कर पा रही थी। पूरे दिन में जो नॉर्मल डेली टास्क होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के, वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद जब मैंने पंचकर्मा थेरेपी लेना स्टार्ट किया तो उसमें शुरू में तो मुझे पेन बढ़ा। उसके बाद धीरे धीरे मेरा पेन बहुत माइन्यूट लेकिन कम होना शुरू हुआ। पहले था कि पेन सिर्फ एक लेवल पर रहता था और उससे ज़्यादा तो बढ़ेगा कम बिल्कुल नहीं होता था। काफ़ी महीनों से मैं इस चीज़ से परेशान थी, लेकिन थेरेपी लेने के 4-5 दिनों बाद मेरा पेन कम होना शुरू हुआ। ऑल्दो एक लिमिट के आने के बाद वो पेन आगे कम नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा केस काफ़ी पुराना है और अभी मैंने सिर्फ एक सेशन लिया है, मतलब 20 दिन की थेरेपी ली है। आगे और लूँगी तो वो धीरे धीरे उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, जो मैंने जॉगरन सिंड्रोम के बारे में जो जानकारी दी, इससे आपको पहले क्या जानकारी थी और उसके बारे में थोड़ा सा। अभी तक मैंने अपने 10 साल की केस हिस्ट्री में एलोपैथी में जितने भी डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था, तो नोबडी हैड कंक्लूडेड कि मुझे शोगरेन सिंड्रोम है। ये शब्द मैंने पहली बार यहीं पर आके सुना। इससे पहले मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ है। क्लियरली बोला जाए तो सारे के सारे एलोपैथी में डॉक्टर्स कहते थे कि आर्थराइटिस या सर्वाइकल या स्पॉन्डिलोसिस, यही सब चीज़ों में से कुछ है, लेकिन किसी ने भी शोगरेन सिंड्रोम की तरफ ध्यान नहीं दिलाया था। वो सर ने ही बताया, उससे पहले मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ है। मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा एक बार बताना चाहूँगा जॉगरन सिंड्रोम के विषय में। वैसे तो वेस्टर्न मेडिकल साइंसेज में जो है जॉगरन एक सिंड्रोम कहलाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये वात का एक प्रकोपित स्थिति है, जिसमें वात बहुत ज़्यादा से हड्डियों को साथ साथ मांसपेशियों को रूखा कर देता है। रूखे होने की वजह से आइज़ में, जुबान पे, हेड में, सिर के या नसों में और मांसपेशियों में सभी जगह रूखापन आता है। इवन पेशेंट के जो है बात करने के बिहेवियर में भी आपको रूखापन देखने को मिल जाएगा। समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है, पेशेंट एग्रेसिवली अपनी बीमारी से ज़्यादा जो है वो एंजाइटी के लिए परेशान होने लगता है। वो ये सोचता है कि वो न्यूरो का पेशेंट है और लगातार न्यूरो के डॉक्टर्स को दिखाता है। लंबा समय होने के बाद में ज़्यादातर डॉक्टर्स इसमें जो है नींद की दवाइयाँ, या क्योंकि पेशेंट बार बार कंप्लेन कर रहा होता है, उसको नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो नींद की दवाइयों को
सपोर्ट लेता है या सिजोफ्रेनिया की दवाइयों का सपोर्ट लेता है। आयुर्वेद में वात की चिकित्सा जो है पंचकर्म या तेल चिकित्सा जो बताई गई, जब हम तेल की चिकित्सा करते हैं तो जो रूखापन होता है सबसे पहले वो दूर होता है। इस जो रूखेपन की जो जर्नी है, इस 20 दिनों की जर्नी में आप 10 में से इसको कितने नंबर देना चाहेंगे? 4। 10 में से अभी मैडम ने इसको 4 नंबर दिए हैं और अभी इसमें की थेरेपी हमारी कुछ बाकी है। अब हम इसमें बात करते हैं कि हम लोगों ने इसमें किया क्या और इसको पेशेंट कैसे समझे कि उसको इन चीज़ों पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जिस पेशेंट को जोगरन सिंड्रोम होगा सबसे पहला लक्षण उसकी आइज़ में और जुबान पे मिलेगा। आर्थराइटिस के लिए डॉक्टर्स बार बार बोलेंगे ESR बढ़ा हुआ आएगा या नहीं भी बढ़ा हुआ आ सकता है, लेकिन सबसे पहला लक्षण मिलेगा पूरे शरीर में दर्द और जुबान का सूखना, आँखों का सूखना। अक्सर कोशिश करता है आदमी, आँखों को मलता है या बार बार पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझती, और गर्मियाँ आ जाएँ तो और भी ज़्यादा परेशान होता है। ऐसा पूरे जीवन भर नहीं होता है, हो सकता है कि गर्मियों में ज़्यादा होने लगे, हो सकता है कि सर्दियों में अचानक से 1 महीने ऐसा ज़्यादा होने लगे। तो पेशेंट को उस समय पे एक टेस्ट होता है आर्थराइटिस का अलग से, ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी और ENA, उसको अपने को पेशेंट को करा करके देख लेना चाहिए, उससे पेशेंट को पता चल जाता है। और उदिता जी, जो अभी पेन का सिनेरियो आपने बताई दिया, अच्छा अब थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे कि जो है फीमेल्स की सिक्योरिटी पे थोड़ा सा जो थेरेपीज़ होती हैं उसमें आपका क्या अनुभव है? अगर मुझे सिक्योरिटी के टर्म्स में कहना हो तो ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जब फीमेल्स होती हैं तो उनकी फीमेल्स ही थेरेपी करते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया मुझे कि उनकी सिक्योरिटी में कमी लगी हो। और भी जो आप अपने तरफ से कुछ बताना चाहते हो या हमारा लिए कुछ भी जो पॉइंट देना चाहते हैं हमारे पेशेंट्स के लिए, अगर आपका कोई मैसेज हो या हमारे लिए कोई मैसेज हो? देखिए, सबसे ज़्यादा अभी कोई अगर कॉमन थेरेपी है तो वो एलोपैथी है। तो ज़्यादातर पेशेंट्स सबसे पहले एलोपैथी पे जाते हैं, उसके बाद ही वो आयुर्वेदिक पे जाते हैं, जबकि आयुर्वेदिक हमारी सभ्यता में सबसे पहले आई थी। तो मेरा सुझाव यही होगा कि जितने भी पेशेंट्स आयुर्वेदिक के लिए शक कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि वो असर नहीं करता, वो असर करता है, लेकिन हाँ, आपके अंदर काफ़ी धैर्य होना चाहिए। धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन बिल्कुल करेगा। मेरे हिसाब से वन शुड ऑलवेज ट्राई फॉर आयुर्वेदिक फर्स्ट रादर देन गोइंग फॉर एनी वेस्टर्न थेरेपीज़। हाँ, उदिता जी का थेरेपी के दौरान एक सवाल आया था या गलती से आया था, मुझे याद है, और मेरे कई पेशेंटों का ये कहना होता है, यहाँ पर भी कहते हैं, बाहर भी कहते हैं कि सर थेरेपी आपकी बहुत कॉस्टली है। तो थेरेपी कॉस्टली होने के पीछे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, आज के डेट में अगर महंगा कुछ है तो वो मैन पावर सबसे ज़्यादा महंगी है, उसके बाद बिल्डिंग्स जो है बहुत महंगी है। अगर इसको आपको हल्का कर दें तो पेशेंट की थेरेपी में पेशेंट को भी पता चल जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं लगता है, क्योंकि मैन पावर के लिए आपको डेडिकेटेड स्टाफ को सिखाना पड़ता है और वो डेडिकेटेड स्टाफ अपनी मन मर्जी के हिसाब से चलता है। तो कुछ हमें वहाँ पे भी झुकना पड़ता है, कुछ सरकारों के आगे झुकना पड़ता है, इसलिए ये थेरेपी थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। हाँ, ये जो पंचकर्म की हमारी जो थेरेपी है ये दूसरे पंचकर्म से हटके है, क्योंकि हमारा काम केवल स्पाइन पे फोकस होकर के होता है। दूसरी जगह जो पंचकर्म होता है वहाँ पे स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, वस्ती, नस्या, रक्तमोक्षण होता है। हमारे यहाँ जो थेरेपी की जाती है उसको हम लोग अपने टर्म्स पे NSDR बोलते हैं, नॉन सर्जिकल डिस्क रिहेबिलिटेशन। और ऐसी कोई जानकारी या ऐसे कोई संबंधित सवाल आपके जिगर में आते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर दिया, अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमें दिखाने आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।